morning everyone. This is Tanveer Azim Farazi, your friend, philosopher and guide. सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का खुशामदीद करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 का एक अहम चैप्टर वेदरिंग पर डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बगैर वक्त को ज़ाया किए हम आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वेदरिंग जिसको हम लोग उर्दू में मौसमी तखरीब भी कहते हैं। वेदरिंग वर्ड वेदर से बना है और वेदर के माने मौसम होता है, हम सब जानते हैं। और मौसम कुछ अवामिल को मिलाकर बनती है। मौसम को बनाने वाले कुछ अनासिर होते हैं और वो अनासिर हैं टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल वगैरह वगैरह etc। अगर मौसम के अनासिर के जरिए चट्टानों में, रॉक्स में टूटने फूटने या सड़ने गलने का अमल हो, तो इसी अमल को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। चलिए इस डिफिनेशन को फिर से एक बार आपके सामने मैं बोल दे रहा हूं, आप इजीली याद कर सकते हैं कि वेदरिंग लफ्ज वेदर से बना है जिसके माने मौसम के हैं। मौसम के अनासिर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल वगैरह की वजह से अगर चट्टानों में टूटने फूटने ये और सड़ने गलने का काम हो, डिकम्पोजिशन और डीके का काम हो, तो इसी को हम लोग वेदरिंग कहते हैं। चलिए हम लोगों ने वेदरिंग का डिफिनीशन जान लिया है। इसके बाद वेदरिंग को समझने के लिए थोड़ा सा हमको और कुछ आपको समझाना होगा। वो ये है कि हमारी ज़मीन जब से बनी तब से लेकर आज तक ज़मीन की शक्ल हमेशा बदल रही है। कभी कहीं पर समंदर हुआ करता था आज से हजारों साल पहले, लेकिन आज वहाँ पर अजीम पहाड़ है। ऐसा भी हो सकता है कि आज से हजारों साल बाद वहाँ पर मैदान हो। तो ये जो ज़मीन पे तब्दीली आ रही है कि ये समंदर के जगह पहाड़ हुआ, फिर मैदान होगा, फिर वो पहाड़ बनेगा, ये जो तब्दीली ज़मीन पर आ रही है, ये तब्दीली फोर्स की वजह से आ रही है। जी हाँ, ये फोर्स है जो हमारे ज़मीन पर लगातार काम कर रहा है और हमारे ज़मीन की शक्ल को हमेशा बदलने की कोशिश कर रहा है। तो हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में भी जानेंगे। फोर्स दो किस्म का होता है। एक फोर्स है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा फोर्स है एक्सोजेनिक फोर्स। इंडो वर्ड से ही हमें ये समझ में आ रहा है अंदर, एक्सो वर्ड से ही हमें ये समझ में आ रहा है बाहर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स जो जमीन के अंदर पैदा हो और जमीन के अंदर काम करे, इसे हम लोग एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्स वो फोर्स जो जमीन के बाहर पैदा हो और जमीन के बाहर काम करे। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि वेदरिंग वर्ड मौसम का काम है और मौसम जमीन के बाहर होता है, तो यानी ये एक्सोजेनिक फोर्स इस पे काम करेगा। यानी अभी हम एंडोजेनिक फोर्स पे डिस्कस नहीं करेंगे, एक्सोजेनिक फोर्स पे डिस्कस करेंगे। ये वो फोर्स है जो जमीन के बाहर पैदा होती है और जमीन के बाहर काम करती है। एक्सोजेनिक फोर्स जैसे इसका नतीजा आपका है डिग्रेडेशन, आपने सुना होगा, एग्रेडेशन सुना होगा। डिग्रेडेशन एग्रेडेशन को अगर हम मिला दें इन दोनों के काम को, तो हम इसको ग्रेडेशन कहते हैं। ग्रेडेशन वो अमल जिस अमल में जमीन को बराबर किया जाए, वो अमल जिस अमल में जमीन को बराबर किया जाए। और ग्रेडेशन दो चीजों को मिलाकर बनता है, एक है डिग्रेडेशन और प्लस एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन ये वो अमल है जिसमें जमीन के ऊपर उठे हुए हिस्से पे कटाव का काम हो और वो धीरे 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 नीचे आए। और एग्रेडेशन वो अमल है जिसमें जमीन के नसीबी इलाका, जो गड्ढा वाला इलाका, जो नीचे धंसा हुआ इलाका है, उसमें वो मटेरियल जमा हो और वो धीरे धीरे ऊपर आए।
यानी ये हो रहा है डिग्रेडेशन और ये हो रहा है एग्रेडेशन, और इन दोनों के नतीजे में जमीन क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, जिसे हम लोग ग्रेडेशन कह रहे हैं। तो चलिए मजीद इसको आगे और हम बढ़ाते हैं। डिग्रेडेशन हमने जान लिया, एग्रेडेशन हमने जान लिया। वेदरिंग और एक वर्ड है जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो वर्ड है इरोजन। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वेदरिंग जो काम कर रहा है इरोजन भी वही काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक बेसिक फर्क है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं वो आपको आज बेसिक फर्क बता देता हूं, जिससे आप क्लियर हो सकते हैं कि वेदरिंग और इरोजन में ये बेसिक फर्क है और कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वेदरिंग में टूटने फूटने के बाद चट्टान अपने असल जगह से पे ही रह जाता है, तो वो वेदरिंग कहलाता है। लेकिन इरोजन में क्या होता है, हवा, दरिया, ग्लेशियर के जरिया वो अपने असल जगह से मुंतकिल हो जाता है। यानी वेदरिंग और इरोजन दोनों में ही चट्टान टूट फूट रहा है, लेकिन अगर टूटने फूटने के बाद वो अपने असल मुकाम पे रहता है तो उसे हम लोग वेदरिंग कहते हैं। लेकिन अगर वो अपने असल मुकाम से हट जाए, मुंतकिल हो जाए, तो इसे हम लोग इरोजन कहते हैं। चलिए वेदरिंग के डिफिनेशन और इन सब चीजों के बाद अब हम टाइप पे बात करते हैं। वेदरिंग कितने किस्म का होता है, तो ब्रॉडली अगर हम बात कर रहे हैं तो वेदरिंग के 3 टाइप हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग को हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। चलिए इनके डिफिनेशन मैं आपको बता दूं। फिजिकल वेदरिंग, जैसा कि वेदरिंग का मैं डिफिनेशन आपको बता रहा था, तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि चट्टानों में टूटने फूटने या सड़ने गलने का अमल होता है तो वेदरिंग हो रहा है। तो अगर चट्टान टूट फूट रहा है तो इसे हम लोग फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, और अगर चट्टान में सड़ने गलने का अमल हो रहा है तो इसे हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग का डिफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मौसम के अवामिल के जरिए चट्टानों में टूटने फूटने का अमल हो तो उसे हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं, और अगर चट्टानों में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से चट्टान सड़ता गलता है तो उसे हम लोग केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इन दोनों में बेसिक फर्क ये भी है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। और दूसरा एक बड़ा फर्क यह है कि फिजिकल वेदरिंग में चट्टान टूटता फूटता है, लेकिन उसकी खसूसियात में कोई तब्दीली नहीं आती, उसकी प्रॉपर्टीज उसी तरह का प्रॉपर्टी वो रखता है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी में तब्दीली आ जाती है। और बायोलॉजिकल वेदरिंग जानदारों के जरिए होता है। तो अब फिजिकल वेदरिंग का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 हिस्सों में हम बांट सकते हैं फिजिकल वेदरिंग को। इसके 4 टाइप्स हैं, एक्सपोल्यूशन, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन और फ्रोस्टेशन। केमिकल वेदरिंग, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन और सोल्यूशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो प्लांट्स के जरिए हो रहा है, एनिमल के जरिए हो रहा है और मैन के जरिए हो रहा है। तो सबसे पहले हम फिजिकल वेदरिंग के बारे में बात करेंगे। फिजिकल वेदरिंग खासकर रेगिस्तानी इलाकों में होता है। दूसरा खास बात यह है कि रेगिस्तानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रात के वक्त दर्जा हरारत बहुत कम होता है, वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और पानी बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसके नतीजे में क्या होता है कि दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी चट्टानों पर पड़ती है तो वो फैलता है, और रात के वक्त वो सिकुड़ता है, जिसके नतीजे में ये होता है फैलने और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है कि चट्टान का जो पकड़ है वो कमजोर हो जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि चट्टान टूट जाता है। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग में हम बात करेंगे एक्सपोल्यूशन का। एक्सपोल्यूशन में क्या होता है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी जब चट्टान पर पड़ती है तो ये इसके ऊपरी परत पे पड़ती है, जिसके वजह से इसका ऊपरी परत फैलता है और अंदरूनी परत उसी तरह से रहता है, और रात के वक्त जब ये ऊपरी परत ठंडा होता है तो सिकुड़ता है। दिन के वक्त फैलेगा, रात के वक्त सिकुड़ेगा, जिसके नतीजे में यह होता है कि एक वक्त इसकी पकड़ कमजोर हो जाती है और ये असल चट्टान से टूटकर प्याज के छिलके की मानिंद अलग हो जाती है। इस तरह के वेदरिंग को हम लोग एक्सपोल्यूशन कहते हैं। दूसरा हमारा है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। सूरज की रोशनी जब चट्टानों पर पड़ती है तो उसके ऊपरी ब्लॉक पे पड़ती है, ऊपरी हिस्से पे पड़ती है, जिसके वजह से ये लेयर इसका फैलेगा और सिकुड़ेगा। रोजाना ये अमल होने की वजह से धीरे धीरे इसका ये जो पकड़ है दूसरे लेयर के साथ, ब्लॉक के साथ, वो कमजोर होता जाता है और इसके अंदर बहुत सारे दरार और शगाफ पैदा हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो इससे स्लिप करके नीचे गिर जाएगा
और इसके स्लिप करने वक्त गोली के बंदूक के जैसी आवाज होती है और ये पूरा ब्लॉक सेपरेट हो जाता है, इसे हम लोग ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। तीसरा है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे एक सेंटेंस में ये बताएं कि चट्टान किसे कहते हैं, तो आप एक सेंटेंस में चट्टान की डिफिनीशन हमें ये बता सकते हैं कि मैदनियात के मजमुआ को हम चट्टान कहते हैं। और दुनिया में लगभग 2000 किस्म के मैदनियात पाए जाते हैं और ये मैदनियात कुछ गहरे कलर का होता है और कुछ मैदनियात हल्के कलर का होता है। और हम ये बेहतर जानते हैं कि गहरे कलर का मैदनियात सूरज की रोशनी को ज्यादा जज़्ब करेगा और ज्यादा फैलेगा, और हल्के कलर का मैदनियात सूरज की रोशनी को कम जज़्ब करेगा और कम फैलेगा, जिसके नतीजे में ना बराबरी होने की वजह से क्या होता है कि वो चट्टान टूट जाता है, और इस वेदरिंग को हम लोग ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। लास्ट में यहाँ पे आप देखिए फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या है, इसका मैं एक हल्का डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहा हूँ कि रेगिस्तानी इलाकों में अगर कोई चट्टान का टुकड़ा है और वहां पर बारिश होती है तो बारिश का पानी इसके जॉइंट्स के अंदर दाखिल हो जाता है, और आप जानते हैं कि दिन के वक्त गर्मी ज्यादा, रात के वक्त सर्दी ज्यादा, और सर्दी की वजह से ये बर्फ बन जाता है। रोजाना दिन में पानी होगा और रात में बर्फ बनेगा, और बर्फ का वॉल्यूम ज्यादा होता है बनिस्बत पानी के, जिसके वजह से ये इसके दोनों तरफ दबाव डालेगा, और लगातार ये अमल होने की वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि ये चट्टान अपने इस चट्टान से टूट के अलग हो जाएगा, और इसी को हम लोग फ्रॉस्ट एक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हमने डिस्कस किया फिजिकल वेदरिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में। केमिकल वेदरिंग का डिफिनीशन आप बेहतर जानते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आप एक वर्ड देख सकते हैं ऑक्सीजन, यहां से आप एक वर्ड ऑक्सीजन से ही आपको ऑक्सीडेशन बना है। तो कुर्रे हवा में मौजूद ऑक्सीजन अगर चट्टान में शामिल हो जाए, खास के चट्टान के एक मैदनियात जो जिसका नाम लोहा है, अगर ये लोहे के साथ शामिल हो जाए और जैसे ही इसको पानी मिलेगा तो धीरे धीरे वो लोहा में जंग लगना शुरू होगा और वो सड़ना शुरू करेगा, और जैसे जैसे लोहे वाले मैदनियात सड़ेंगे वैसे वैसे वो चट्टान सड़ जाएगा, और इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरा है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन कुर्रे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अगर बारिश के पानी में हल हो जाता है, मिल जाता है, तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, और जब कभी कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तामुल करे, उसके साथ रिएक्शन करे, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है, और इस तरह से चूना का पत्थर जो है वो उसमें मौसमी तकरीब होता है। तीसरा देखिए हाइड्रेशन। बारिश का पानी अगर चट्टानों में दाखिल हो जाए, जब चट्टान में ये दाखिल होता है तो ये चट्टान के वॉल्यूम को, हजम को क्या करता है, कम कर देता है, और जिसके नतीजे में क्या होता है कि मैदनियात उसका पानी के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, और धीरे 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 वो बारीक जर्रों में तब्दील हो जाता है, जिस तरह से केओलिन बदल जाता है फेल्सपर में। और लास्ट हमारा यहाँ पे है सोल्यूशन। सोल्यूशन मैंने पहले ही आपको बताया कि मैदनियात के मजमुआ को हम चट्टान कहते हैं। बहुत सारी मैदनियात ऐसी होती है जो आसानी से पानी में हल हो जाती है, जैसे लाइम, जैसे जिप्सम, सॉल्ट, ये सब जो मैदनियात है ये पानी में हल हो जाती है, और अगर ये पानी में हल होकर चट्टान से हट जाए तो इसे हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। आखिरी हमारा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग जानदारों के वजह से हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे ट्रैक के किनारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें उखाड़कर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पौधे की जड़ अगर पत्थर में दाखिल होती है तो उस पत्थर को फाड़ देता है और उसको तोड़ देता है। यह एक सीधा सा और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बहुत सारे घर के छतों के ऊपर अगर कोई छोटा सा पौधा उग जाता है तो हम उसे उखाड़ फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे छत को फाड़ सकता है। ठीक इसी तरह से दरख्त की जड़ जब दाखिल होती है चट्टानों में तो वो उसे तोड़ देती है। इस तरह के वेदरिंग को हम लोग बाय प्लांट्स के जरिया हुआ बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं। दूसरा है एनिमल्स। आप जानते हैं कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन को
गड्ढा करके रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे जानवर हैं, जैसे खरगोश है, जैसे चूहा है, तो इनके वजह से जो चट्टान में वेदरिंग का काम होता है उसे हम लोग बायएनिमल कहते हैं। और आखिरी में इंसान तरक्की के नाम पर बहुत ज्यादा चट्टानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इंसान, आप जानते हैं कि हम जमीन के नीचे से कोयला निकाल रहे हैं, हम जमीन के नीचे से लोहा निकाल रहे हैं, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं कि चट्टानों को तोड़ने फोड़ने का काम कर रहे हैं। मिट्टी भी एक किस्म की चट्टान है। चलिए, टाइप के बाद अब हम बात करते हैं कि वेदरिंग के क्या क्या तामीराती असरात हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। साथ ही साथ वेदरिंग के क्या क्या तखरीबाती असरात हैं, यानी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ वेदरिंग। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव, यानी वेदरिंग की वजह से क्या हमें फायदा होता है, क्या बनता है। डिस्ट्रक्टिव यानी क्या नुकसान होते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में आप देखिए, सबसे पहला है जमीन की तस्कील, दूसरा है जरखेज मैदानों की तस्कील, तीसरा है मदनियात की हसलियाबी, चौथा है झीलों की तस्कील और पांचवा है तामीराती मादे की दस्तयाबी। लेकिन एट द सेम टाइम वेदरिंग की वजह से बहुत सारे नुकसान है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होते हैं इसके, जिस तरह से रेगिस्तानों का वजूद में आना, जमीन की माहियत में तब्दीली, मिट्टी की फरसूदगी और कश्तिरानी में रुकावट। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जमीन की तस्कील। हम जानते हैं कि वेदरिंग होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारी जमीनी शक्ल बनती है और जमीन तस्कील में आता है। दूसरा जरखेज मैदानों की तस्कील, वेदरिंग होने की वजह से ही हमें जरखेज मैदान हासिल होते हैं। तीसरा है मदनियात की हौसलियाबी। हमने पहले ही आपको बताया कि अगर हम ये कहते हैं कि चट्टान को एक सेंटेंस में आप बोले तो आप कह सकते हैं कि मदनियात के मजमुआ को हम चट्टान कहते हैं, यानी चट्टान बहुत सारे मदनियात से बना है और जब ये टूटता है तो इससे हमें बहुत सारे मदनियात हासिल होते हैं। झीलों की तस्कीर, अक्सर पहाड़ों से क्या होता है कि बड़े चट्टान के टुकड़े या कोई बहुत बड़ा सा चट्टान गिर जाता है और नदी में दाखिल हो जाता है, नदी के रास्ते को रोककर वो झील बना देता है। तो इस तरह से वेदरिंग की वजह से झील की तस्कील होती है। आगे देखिए, तामीराती मादे की दस्तयाबी। हम जो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं, चूने का पत्थर, ये भी हमें वेदरिंग के जरिए ही यहाँ से हासिल होती है। अब हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट के बारे में। रेगिस्तानों का वजूद, जी हाँ, वेदरिंग के वजह से चट्टान क्या होते हैं, बारीक जर्रों में टूट जाती हैं और इस तरह से रेगिस्तानों का वजूद सामने आता है। जमीन की माहियत में तब्दीली, बहुत सारी जमीनी इलाका, खास के चट्टान वगैरह वेदरिंग की वजह से टूट फूट जाता है और जब कभी ये सैलाब आने की वजह से या और किसी और वजह से वहां से हरकत करके दूसरे जगह चला जाता है, इस तरह से जमीन की माहियत की तब्दीली हो जाती है। मिट्टी की फरसूदगी, वेदरिंग की वजह से मिट्टी बहुत ज्यादा ही टूट जाता है और कश्तिरानी में रुकावट। अक्सर आइसबर्ग या चट्टान की वजह से क्या होता है कि कश्तिरानी में रुकावट आती है। तो ये हमारे वेदरिंग के वजह से कुछ कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट थे इसके और कुछ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि वेदरिंग के वजह से सॉइल बनती है, सॉइल फॉर्मेशन। जी हाँ, वेदरिंग के वजह से ही चट्टान बनती है, चट्टान वेदरिंग की वजह से ही मिट्टी बनती है। सॉरी, मिट्टी जो है, मिट्टी का जो पैरेंट मटेरियल है, जो मेन मटेरियल है जिससे ये मिट्टी, आप जानते हैं कि मिट्टी बनने के लिए हमें चट्टान के ज़रात की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, क्लाइमेट ज़रूरत है, आपका ह्यूमस वगैरह बायोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत है। तो ये जो मिट्टी जो बनती है ये चट्टान के वेदरिंग के वजह से ही, इसका जो चट्टान जो पैरेंट मटेरियल है ये टूट कर धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से मिट्टी बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि किस तरह से मिट्टी में इरोजन का काम हो रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड द इरोजन ऑफ द सॉइल, देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। एट द सेम टाइम बहुत सारे वजूहात हैं जिसके जरिए हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं और इस प्रिवेंटिव मेजर के जरिए हम मिट्टी के इरोजन को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है डिफॉरेस्टेशन। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन यानी दरख्तों को काटना। हम क्या कर रहे हैं, तरक्की के नाम पे दिन ब दिन जंगलात को काट रहे हैं, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा इरोजन, सॉइल इरोजन हो रहा है। आज हम अर्बनाइजेशन के नाम पे, आज हम
इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, आज हम ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने के नाम पे दरख्तों को धड़ल्ले से काट रहे हैं, जिसके वजह से मिट्टी की, दरख्त के जो जड़ हैं वो मिट्टी को जो पकड़ है दरख्त के कटने की वजह से वो पकड़ मिट्टी की कमजोर हो जा रही है और आसानी से मिट्टी इरोड हो रहा है। दूसरा वजह है यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। आज आबादी का इतना ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बहुत हाई हो, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है कि दिन ब दिन मिट्टी बंजर हो रही है और इरोड हो रही है। ओवर इरिगेशन, आज हम ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में खेतों में बहुत ज्यादा आपासी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हो रहा है कि पानी बहुत सारे नदियात के साथ घुलकर जमीन के नीचे उसे लेकर चली जा रही है और इस तरह से सॉइल इरोजन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, खासकर ठंड इलाकों में, जो सर्द इलाके हैं, वहां के लोगों का एक अहम मासी पेशा ये है कि वो लोग जानवरों को पालते हैं। भेड़ बकरी, आपका काऊ वगैरह को वो लोग पालते हैं और उसके दूध को बेचकर और उसके गोश्त को बेचकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारते हैं। तो ये लोग हजारों के तादाद में जानवरों को मैदानी इलाके में छोड़ देते हैं और जब ये जानवर मैदानी इलाके में चल रहे होते हैं तो इनके खुर से मिट्टी को नुकसान पहुंचती है और इरोड होता है। इसे हम लोग ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। डंपिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है इसको हम जमीन में डंप करते हैं, जिसके वजह से मिट्टी में इरोजन हो रहा है, मिट्टी बंजर हो रही है, मिट्टी खराब हो रही है। और लास्ट रीजन है मैन मेड कॉजेज। आज इंसान तरक्की के नाम पर एटम बम फोड़ रहा है, आज इंसान जमीन के नीचे से कोयले निकाल रहा है, जमीन के नीचे से लोहा निकाल रहा है और इस तरह से खाम लोहा निकालने की वजह से, कोयला निकालने की वजह से जमीन पे हम क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन को फरोग दे रहे हैं। चलिए, बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर ऑफ सॉइल इरोजन है, अगर हम चाहें तो इनसे बच सकते हैं। हमारे जो वजूहात इसे नुकसान पहुंचा रहा है, अगर इसी वजूहात को हम बदल दें तो हम इसे बचा सकते हैं। यहाँ हमारा पहला रीजन था डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के जगह अगर हम एफॉरेस्टेशन से काम लें या रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों का काटना और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए दरख्त को लगाना। और रिफॉरेस्टेशन होने का मतलब है कि जब कभी तूफान आया, अभी रिसेंटली अम्फान तूफान आया था, बहुत सारे दरख्त गिर गए थे, अगर कोई दरख्त गिर जाए तो उसके जगह पे अगर हम कोई नया दरख्त लगाते हैं तो इसको हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। यानी अगर एक दरख्त नुकसान में होता है और उसके जगह पे हम दूसरे दरख्त को लगाते हैं तो ये रिफॉरेस्टेशन। और अगर हम खुद से बगैर किसी दरख्त के नुकसान के अगर कोई नया दरख्त लगाते तो इसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन को बदल दें एफॉरेस्टेशन से और रिफॉरेस्टेशन से तो हम यहाँ पे सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन का ये जो पॉलिसी है फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलप की हुई है कनाडा वगैरह में, तो कनाडा वगैरह एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन पे बहुत ज्यादा जोर देके है और इस तरह से ये लोग सॉइल इरोजन से भी बचे हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, हम केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से सॉइल इरोजन कर रहे थे, हम इसको बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर से अगर हम बदल देते हैं तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ओवर इरिगेशन कर रहे थे, यहाँ पे हम कंट्रोल इरिगेशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग ओवर ग्रेजिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ग्रेजिंग करेंगे। अगर इन सब चीजों को हम अमल में लाएंगे तो जरूर हम इरोजन, सॉइल इरोजन से बचकर सॉइल इरोजन को हम इरोड होने से बचा सकते हैं। चलिए, यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है और एक वीडियो इसका मैं बनाऊंगा पर्सनली जिसमें कुछ सवाल होंगे। आप सबों का शुक्रिया।